तो फर्स्ट डाउट क्लास है बेटा, डाउट्स हैं किसी के अप टू 37 से लेकर जहां तक हमने कल कर लिया था। कल भी एक लॉन्ग क्लास थी 3 आवर्स की, वैसी 3-4 क्लासेस में ही चैप्टर ओवर होगा, नहीं तो ये टाइम बहुत वेस्ट करता है हमारा। टिल 76 एंड आउट। और इन क्लासेस के बाद आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, 12th के बाद आपका एक्सपीरियंस होता है कि हमने ऐसे ऐसे वहाँ क्लास लगाई हुई है। तो कल को जब आपकी क्लासेस लगेंगी, लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस लगेंगी कॉलेज या कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, तो फिर आप डरते नहीं हो, आप बोलते हो ऐसी क्लासेस वो देखी हमने। तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिट रहता है। अब हमारे 12th के स्टूडेंट्स डरते नहीं है जब उनकी प्रोफेशनल क्लासेस 10-10 घंटे की होती हैं लगातार बिना ब्रेक के। तो 77 क्वेश्चन से हमने स्टार्ट की थी लास्ट, जब ब्रेक के बाद हम मिले थे। 77, 78, 79 किया था। उसके बाद फिर न्यू रेशो स्टार्ट हुई थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कह रहे थे गौरव, बताइए बेटा, इन्वेंट्री टर्न रेशो के बारे में कुछ कह रहे थे आप? देखिए, इस रेशो का जो मीनिंग है वो बड़ा सिंपल है कि आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्री होती है, क्योंकि हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है वो कभी भी, अगर मुझे 10 लाख की गुड्स बेचनी है तो मैं कभी 10 लाख का सामान नहीं खरीदता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 10 पैकेट ले आऊंगा, जैसे वो 10 पैकेट्स में से कुछ पैकेट सेल होंगे, 5-6 पैकेट सेल हो जाएंगे, तो मैं 5-6 और ले आऊंगा। फिर वो मेरे पास शॉप पे रहते 10 पैकेट्स ही हैं, पर 10 पैकेट्स में से मैं एवरी डे सेल करता हूँ और कुछ ना कुछ परचेजिंग होती रहती है। तो हमारी जो इन्वेंट्री का लिंक है वो दो चीजों के साथ है। एक, हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, दूसरा इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं। परचेज कितनी कर रहे हैं? एवरेज इन्वेंट्री के बराबर। ऑन एन एवरेज हमारी, हमारा एक लिमिट होता है कि हमारी शॉप में कितना स्टॉक रहेगा। तो हमने एज्यूम किया था कि अगर हमारी एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है, तो हमारी शॉप पे 1 लाख रुपीज का सामान ही रहता है। कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ओपनिंग क्लोजिंग का हमने क्या ले लिया, एक नेट रिजल्ट ले लिया, एक एवरेज ले लिया। कभी से आगे आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ सेकंड पे। निखिल आप ही आओ। जिनकी हाइट ज्यादा है बेटा, थोड़ा सा वो पीछे बैठो, मेरे को भी इजी रहता है देखने में। तो हमारी शॉप पे ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज का सामान रहता है, लेकिन जब हम बेचते हैं तो हम 1 लाख का नहीं बेचते, हम 1 करोड़ का सेल कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारी काफी एफिशिएंसी है, हम डेली बहुत ज्यादा सेल करते हैं। समझो कि डेली सामान आ रहा है 30-40 हजार का, बिक भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। तो टर्नओवर का मीनिंग होता है कितना स्टॉक रिवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे आपका ऑल्टरनेट बैच है, तो आप एक दिन छोड़ के आते हो। अगर मैं आपका बैच रेगुलर कर दूं, आगे आगे रेगुलर करना पड़ेगा, है ना। हमें रेगुलर करके ही, अकाउंट्स एक बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको अगर हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं क्लासेस रेगुलर करनी पड़ती हैं आपकी। तो आपका टर्न बढ़ जाएगा, आप आ जाओगे, कल फिर आ जाओगे। जैसे आप कल गए थे yesterday, आज फिर आ गए आप। तो इससे आपका जो टाइम्स है वो बढ़ जाएगा, तो उससे हमारी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। ईयर में जितनी बार ज्यादा मिलोगे मुझे आप, उतनी हमारा एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा। तो स्टॉक भी वैसा ही है, स्टॉक ऑन एन एवरेज उतना ही रहता है, बट हम ज्यादा बेचना चाहते हैं अगर, तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 1 लाख की गुड्स में से डेली अगर आप 20-30 हजार की गुड्स बेचते रहो, तो जितनी बिकेंगे उतनी और आती रहेंगी, तो आपका परचेज बढ़ जाएगा। तो जो ऊपर ले रहे हैं हम, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर जो ले रहे हैं वहां परचेज ही तो मेन है। अगर देखा जाए तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को भूल जाओ एक बार, मान लेते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर हमारी रेशो क्या बनी? परचेज बाय एवरेज, परचेज बाय एवरेज। तो अगर हमने पूरे साल में 1 करोड़ की गुड्स खरीदी,
लेकिन फिर भी एक बार में कितनी की खरीदी? 1 लाख की। हम एक बार में थोड़ी 1 करोड़ की खरीदेंगे, हम एक बार में सिर्फ 1 लाख की खरीदेंगे, फिर उसमें से जितनी बिकती जाएंगी आती जाएंगी, बिकती जाएंगी आती जाएंगी। लेकिन दोनों ही कॉस्ट के ऊपर है, परचेज भी कॉस्ट के ऊपर है, और परचेज का जो एक पार्ट हम खरीदते हैं हमेशा, वो भी किस पे है? कॉस्ट पे है। तो ये रेशो वैलिड होगी कि हम कॉस्ट का लिंक कॉस्ट से बना रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी बड़ा होता है, हम वो भी बेचते हैं, फिर जो हम खरीदते हैं वो कई बार नहीं बिकता, वो बच जाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। इसलिए हम अकेला परचेज ना लेकर हम ऊपर हेडिंग क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका लिंक बनाते हैं एवरेज स्टॉक के साथ। अब कॉन्सेप्ट क्या बना सिंपल, कि ऑन एन एवरेज अगर मेरे पास, ऑन एन एवरेज अगर एक स्मॉल शॉप है मेरी, मेरे पास 10,000 का सामान है, मैं इसमें से कुछ बेच देता हूँ, कुछ खरीद लेता हूँ, ये सार ये प्रोसेस पूरा सा चलती है फुल ईयर। तो फिर एंड में आता है कि मैंने 2 लाख की सेल कर दी पूरे साल में। ये छोटी शॉप की एग्जांपल है। अगर वो एक छोटी सी कन्फेक्शन शॉप है ना, या कोई स्टेशनरी शॉप है छोटी सी एक, है ना, जिसमें सिर्फ कॉपी पेन मिलते हैं सिर्फ, तो वो क्या कर रहे हैं? 10,000 के सामान में से कितनी सेल निकाल रहे हैं? 2 लाख की। तो उनका जो रेट है वो कितने टाइम्स आ गया? उनका जो स्टॉक है वो 20 टाइम्स रिवॉल्व करता है। देखिए अभी ये आधी बात है, आज आपको कंप्लीट बात समझ आएगी, क्यों कल टाइम ओवर हो गया था, वहां पे रुकना पड़ा हमें। सपोज मैं एक इजी वैल्यू लेता हूँ, मैंने 10,000 की गुड्स को 1,20,000 की सेल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये सेल प्राइस नहीं है, बस है तो सेल, बट ये सेल प्राइस ना होकर क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो बताओ पूरे साल में मैं कितनी बार सेल कर पा रहा हूँ? 12 टाइम्स। मेरा 10,000 का स्टॉक कितनी बार रिवॉल्व हो रहा है पूरे साल में? 12 टाइम्स रिवॉल्व हो रहा है। तो बता सकते हो कि कितने देर के बाद मैं खरीदता हूँ एक बार स्टॉक? 1 मंथ। तो दैट्स आंसर ना। आपके दिमाग में अब आ रहा है ना पॉइंट, कि 12 बार अगर खरीदते हैं तो एवरी 1 मंथ के बाद खरीदते होंगे। तो इन्वेंट्री टर्न रेशियो दो तरह से निकाली जाती है, एक टाइम्स में और एक मंथ्स में। ठीक, तो अगर मंथ्स में निकालू मैं, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर न्यूमरेटर ले लूंगा 12 मंथ्स। अगर टीचर बोले नहीं डेज में निकालो, ऊपर ले लेना 365 डेज। ठीक है, डिवाइड बाय 12 टाइम्स। तो आपके 1 मंथ आ गया, या अबाउट 30 डेज आ गए, अबाउट कह रहा हूँ, प्रॉपर डिवाइड कर लेना आप। 365 को 12 से डिवाइड कर लेना। इट मीन्स हमारे पास जो स्टॉक टर्न होता है वो अबाउट 1 मंथ के बाद होते हैं। इसका मीनिंग जब आप एक बार कोई चीज खरीदते हो 10,000 की, वो 10,000 की गुड्स बिकने में कितने डेज लग जाते हैं? 30 डेज। तो आपकी एफिशिएंसी कम है यहाँ पर। अब जैसे जैसे आप सेल बढ़ाते जाओगे, स्टॉक तो वही 10,000 का रहेगा, है ना। अब मान लो आप 1,20,000 को कर दो 12 लाख, आप कितनी होगी? 120 टाइम्स होगी। तो जब आप 12 को 120 टाइम्स से डिवाइड करोगे, तो यहां पर 0.1 मंथ आ गया, 0.1 मंथ आ गया। इसका मतलब आप 0.1 का मतलब 3 दिन, जो कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो अगर 30 डेज का मैं 30 डेज का 0.1 करूं, 1% करूं, कितना हो गया? 3 डेज। अब आप हो गए फास्ट। अब आप 10,000 का सामान 3 दिन में बेच देते हो, फिर 3 दिन में नया आ जाता है, फिर बेच देते हो, फिर आ जाता है। एक बार में कितना खरीदते हो आप? 10,000। सबसे मजेदार बात यह है कि आपके पास ऑन एन एवरेज 10,000 ही होते हैं, बट आप 10,000 को इतनी बार घुमा देते हो, इतनी बार घुमा देते हो, कि वो सेल कितनी बन जाती है? 12 लाख। ये पॉइंट है, घुमाना ही तो है। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कि हमारा इन्वेंट्री कितनी बार टर्न कर रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसे टर्नओवर का मीनिंग जब हम सेल लेते हैं, तो मीनिंग तो वही हो रहा है ना, कि इन्वेंट्री सेल हो रही है। तो जितनी सेल बढ़ती जाएगी उतनी इन्वेंट्री का टर्न भी फास्ट होता जाएगा, उतना हमारे लिए बेटर है। तो हायर इज बेटर। ठीक है।
तो रेशो हायर बेटर है हमेशा। तो ये हमने मीनिंग देख लिया इस रेशो का। आपके डाउट के अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री टर्न रेशो क्या होती है अगेन। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसी को नींद नहीं आ रही होगी, कोई फालतू में एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेगा और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जहां भी आप नजर आए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसी टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी कि सुनाओ बैलेंस शीट सुनाओ, या डाउट्स बताओ, या बताओ मैंने अभी क्या बताया, ठीक है। और पनिशमेंट भी रहेगी आज अगर आप नहीं बताओगे। लॉन्ग क्लास है तो पार्टिसिपेशन से ही टाइम पास होगा आपका, निकलेगा, नहीं तो इतने घंटे लगातार पढ़ना इजी नहीं है और सेम फेसेस देखना मेरे लिए भी इजी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टिंग रहोगे तो बेटर है, पार्टिसिपेटिंग रहोगे, कुछ डाउट्स पूछते रहना, ऐसी कोई बात क्रिएट कर देना, ठीक है। कुछ भी ऐसे पूछ लेना कि सर इसका मीनिंग क्या होता है, या दोबारा समझाओ, या क्या डाउट है, डाउट्स पूछते रहना। जहां ब्रेक की नीड हुई बता देना, ब्रेक होती रहेगी। फर्स्ट रेशो है, जो लोग भी ऑनलाइन है ट्राई करिए, ऑफलाइन पहुंच जाइए अगर पॉसिबल है तो। हमने आपके लिए आज एक टेबल भी एक्स्ट्रा लगाया है, आप लोग सब आज ऑफलाइन आएंगे तो बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं सीट की। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ये तो फालतू है। कॉस्ट ऑफ गुड्स और गिवन ही है, और आपको क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री एट बिगिनिंग गिवन है, इन्वेंट्री एट एंड गिवन है, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो पार्टिसिपेटिंग रहना है सबने, तो जल्दी से बताते रहना है, ये नहीं कोई और कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों लगाऊं दिमाग। 250 प्लस 350 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 3 लाख। अब 9 लाख रुपीज हमारा टोटल बिजनेस में सेल हुआ है, ये हमारी सेल है। बस ये कि ये सेल एमआरपी पे नहीं है, अगर एमआरपी पे होती तो हम क्या बोलते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये देखो। लेकिन अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट, उसी सेल का कॉस्ट है। सपोज मैं आपको सपोज मान लो मैं ये आपको पेन सेल कर रहा हूं, तो मैं बोलूं कि ये पेन मैं आपको 2000 का दूंगा, तो ये 2000 क्या है, एमआरपी है। मुझे कितने का आता है, 1800 का, ये उसकी क्या है, कॉस्ट है। दोनों केस में सेल तो एक पेन हो रहा है ना, बट उसकी कौन सी प्राइस ले रहे हैं हम, सेल प्राइस ले रहे हैं या उसकी कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं। तो 9 लाख रुपीज अगर कॉस्ट है और एवरेज स्टॉक 3 लाख का है, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, 3 लाख रुपए की गुड्स को एक साल में 3 बार घुमा रहे हो। आंसर क्या गया, तो आपकी एफिशिएंसी काफी कम है, 3 बार ही घुमाया बस। मान लो मैं आपको एक, मान लो पेरेंट्स आपको एक बाइक दिला दें, न्यू बाइक, जो बाइक आप चाहते हो वो दिला दें, तो कितनी बार चलाओगे एक साल में, और उससे 3 बार बस, ये तो कम है। और उससे तीन तीन बार क्या है, एक दिन में 10 बार घुमा देंगे। पहले स्कूल जाएंगे, फिर ट्यूशन आएंगे, फिर इवनिंग घूमने निकल जाएंगे, फिर मार्केट भी उसी पे जाएंगे। तो मत मीन्स आप कितनी बार ज्यादा घुमाओगे, उतनी एफिशिएंसी बढ़ गई आपकी। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर 3 बार, बस हम एक बार दिवाली पे निकालते हैं बाहर, है ना, अगर ऐसे बोलोगे, एक बार न्यू ईयर पे निकालते हैं, अगर आप ऐसे बोलोगे फिर तो ठीक है, फिर तो 3 बार हुआ। तो कोई बिजनेस में भी ऐसा होता है, सेल ना कोई एक टाइम पे स्पीड पकड़ती है, दिवाली पे सेल हुई फिर दोबारा हुई नहीं, तो वो अपने स्टॉक को घुमा नहीं पाते फास्ट। वो इसका एग्जाम्पल है, 3 टाइम्स, 10 12 15 बार तो घुमाओ कम से कम। तो 3 टाइम्स आंसर आ गया। अब अगर इसको 12 महीने से डिवाइड कर दोगे, 12 मंथ से, 3 टाइम्स को, कैंसर आया, 4 मंथ, मीन 4 महीने बाद आपका स्टॉक चेंज होता है। 4 महीने वो वेट करता रहता है कि बिकेगा बिकेगा बिकेगा, उसके बाद जाके वो चेंज होता है। हाँ जी। सर अगर कोई सेल उतनी रहती है, कॉस्ट फॉर एफर्ट उतना ही है, पर अपने एवरेज इन्वेंट्री बढ़ा देते हैं, हाँ तो बढ़ा सकते हैं तो उसमें, उससे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हाँ होगी, ऑब्वियसली कम होगी। वही वही क्वेश्चन आगे आएंगे कि अगर न्यूमिनेटर बढ़ जाए डिनोमिनेटर बढ़ जाए, वो तो ऑब्वियसली है। जो भी बढ़ाओगे या कम करोगे, उससे आपकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगा। किसी शॉप पे सामान 3 लाख का होता है, फिर वो सामान कम कर लेते हैं, फिर 2 लाख तक लेते हैं सामान, तो उस हिसाब से उनका रेट निकलेगा।
अब यहाँ देखो बेटा, आपके पास किसी भी क्वेश्चन का हिंट नहीं पढ़ना आपने। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख गिवन है, सिर्फ दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ना ओरली दिमाग लगाना है आपने, पढ़ी लिख लेना कुछ, ओरली दिमाग लगाना है। 5 लाख की हमारी सीओजीएस है, ठीक है, और आपको दी है परचेज जो हमें चाहिए नहीं होती, फालतू की इंफॉर्मेशन है, और हमें क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री को स्टॉक ही बोलो, स्टॉक में लिखना इन्वेंट्री है लेकिन बोलना स्टॉक है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिसिंग है? वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है, और वो तो मुझे चाहिए होती है, उसके बिना काम चलता नहीं। एवरेज तभी तो आएगी जब ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। अकेला क्लोजिंग चल जाएगा। कभी आपको अगर फंस जाओ कि सर सिर्फ क्लोजिंग पता है, ओपनिंग नहीं पता ना, मैं निकाल सकता हूँ, तो क्लोजिंग ले सकते हो अकेला, लेकिन ओपनिंग अकेला नहीं ले सकते, क्योंकि ओपनिंग तो पिछले साल की बात होगी, मैं रेशो निकाल रहा हूँ इस साल के एंड पे, इस साल के एंड का रिजल्ट मुझे चाहिए क्लोजिंग, या दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं एवरेज निकाल लूंगा। तो यहां पर एक रिकमेंडेशन क्या आएगी कि फिर आप सीओजीएस का फॉर्मूला यूज कर लो। पूरा चैप्टर एक आइडिया है बेटा। यहां अगर मैं एक आइडिया दे दूं आपको, अब बोलो फिर सर फिर तो हम भी निकाल लेंगे, यहां पर आप सीओजीएस का फॉर्मूला लगाओ, लगाओ सीओजीएस। लिखना क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लिखना वो है, दिखाने के दांत और है, खाने के और है, ठीक है, बोलना वो है, लेकिन समझना वो है। नए वर्ड्स हम भी सीख लेंगे, उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग तो हमें किसकी आएगी, सीओजीएस की आएगी। लिखते वक्त क्या लिखेंगे इसको, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, प्लस परचेज माइनस, अब आपको पता है क्या निकालना हमें, क्लोजिंग। सारी वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ओपनिंग का ओपनिंग वैल्यू कितनी है, पार्टिसिपेट करो भी, 2 ही स्टूडेंट बता पा रहे हैं, देख के भी बता नहीं पा रहे हो। ओपनिंग स्टॉक कितने हैं, ऐसे बोलते रहना ना। परचेज, अगर 7 वाला 100 रहता तो थोड़ा लाउड बोल लो उसके कान में। 5,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सीओजीएस कितने है, 550, 5 लाख। तो यहां से क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, आगे आपको आता ही है। फिर आप ओपनिंग और क्लोजिंग की क्या निकालोगे, एवरेज, डिवाइड कर देना। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अब थोड़ा सा डेंजरस पॉइंट दिख रहा है, जीपी रेट। जीपी रेट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा समझते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबने +1 में अच्छे से नहीं किया होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको +1 में लेके चलता हूँ। जहां भी बेसिक्स की बात आती है तो हम वापस +1 में जाते हैं, तो वहां से समझते हैं जीपी रेट का रेफरेंस कहाँ आया था +1 में, श्रेया, श्रेया कहाँ आया था, जीपी रेट की बात कहाँ आई थी, हाँ जी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही चैप्टर है जिसमें बात आती है, ग्रैंड फिनाले, फाइनल काउंट्स। जीपी रेट की बात कहाँ आई थी, आपने शायद एक भी क्वेश्चन नहीं किया जहां ग्रोस प्रॉफिट निकाला हो आपने फाइनल काउंट्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट निकलते हैं। तो जीपी रेट की बात कहाँ आई थी, फाइनल काउंट्स में। आपको अगर याद होगा तो एक दिन हमने स्पेशल एक्ट लिया था आपका, कि अगर आपको जीपी रेट दिया हो तो आप 3 चीजें निकाल सकते हो, मैं वो बात करने जा रहा हूँ। से जीपी रेट है 30%, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचते हैं, बताओ अभी ग्रोस प्रॉफिट किस पे होता है, हमें सेल पे, खरीदने पे थोड़ी होता है, किस में जैसे जैसे गुड्स खरीद रहा हूँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उस पे नहीं होता पागल, किस पे होता है, सेल पे होता है। सेल करना शुरू करो फिर ही तो प्रॉफिट होगा ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट, जैसे जैसे लिखूंगा आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एक न्यू स्टूडेंट है, बाकी सब ओल्ड स्टूडेंट है। लेट सेल, सेल कितनी है
100 ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं 100 ही अज्यूम करना है, आप कोई भी फिगर अज्यूम कर सकते हो दुनिया की, 20 रुपए 30 रुपए, ठीक है, कुछ भी। 100 ईजी होता है इसलिए हम 100 मान लेते हैं। लेट सेल 100, ग्रोस प्रॉफिट कितने परसेंट है? अब बस ये इजी है कि हम 100 का 30% करेंगे 30 आएगा, तो करके मत देखना एग्जाम में, कितना आएगा? 30, 30%, 30। जब हम 30 रुपीज प्लस करेंगे सेल में तो क्या आंसर आएगा? 130 क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, सेल तो ऑलरेडी गिवन है। अगर सेल में ग्रोस प्रॉफिट माइनस करोगे तो कुछ आएगा, क्योंकि सेल में तो प्रॉफिट ऑलरेडी होता है। 100 रुपए का बेचने के बाद थोड़ी एक्सपेक्ट करते हो कि 30 रुपीज और देके जाएगा बंदा, 100 रुपए देगा ना वो, 100 रुपए के अंदर तुम्हारा प्रॉफिट भी तो है ना, तो 30 रुपीज ऑलरेडी इंक्लूड है उसके अंदर। माइनस कर दो, करो माइनस, कितना आएगा? 70 क्या आ गया? कॉस्ट। जिसे तुम कॉस्ट बोलते हो बेसिकली वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है, बस ये कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूरे साल की होती है, ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है। जैसे एक स्टूडेंट की फीस, तो वो एक फीस है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स की फीस वो भी तो फीस ही है ना, वो पूरे साल की फीस हो सकती है। तो ऐसे ही ये जो कॉस्ट है 70 रुपीज, ये पर यूनिट कॉस्ट है। आज का लेक्चर लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जो होल लाइफ आपको जरूरत पड़ेगी, और कुछ को तो अभी सीयूटी के एग्जाम में बहुत पड़ेगी। जिन्होंने सीयूटी के एग्जाम में जाना है, अब जब देखो जब हम आपको सीयूटी की प्रिपरेशन करवा रहे होंगे, भले ही थोड़ा लेट स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको +2 का पूरा सिलेबस आना चाहिए, वही स्टूडेंट सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपको इंडिया लेवल का टेस्ट देना है, तो उनके साथ कॉम्पीट करना है। लास्ट ईयर हम 68 रैंक पे पहुंच गए थे, ऑल इंडिया रैंक है हमारा 68 स्टूडेंट का सीयूटी के। इस बार चाहेंगे कि और कम लेके आए उसको, ऑल इंडिया में से 68 मतलब एक वैल्यू रखता है, फर्स्ट मगर 2 डिजिट में हमेशा रैंक अच्छा होता है। तो 68 रैंक था दिया का, दिया गुप्ता का, भवन से थे वो, बट एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं कि बहुत कोई ऐसा हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट, बस सिर्फ फोकस थे, पूरा सिलेबस उनको आता था। उसी सिलेबस को सीयूटी के अंदर हमने अलग लेवल पे पढ़ना होता है, ठीक है। हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, बस और कुछ नहीं होता। बाकी चीज़ें जनरल टेस्ट वो सब, मैथमेटिक्स वो कुछ एक यूनिवर्सिटी में चाहिए, सब में चाहिए, बट ये 3 सब्जेक्ट्स हमें हमेशा चाहिए। तो कमांड करिए, और आज का लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पे भी, जिन लोगों का टारगेट है। जल्दी एक सेमिनार रख रहे हैं हम आपके लिए सीयूटी का, जहाँ आपके सभी डाउट्स, इवन पूरा करियर काउंसलिंग होगी, बेस्ट करियर काउंसलर को बुला रहे हैं, ठीक है। आपके लिए फ्री रहेगा, वी विल पे चार्जेस, आपके लिए पूरा फ्री रहेगा। वो बता पाएंगे आपको कि क्या क्या स्ट्रीम्स हैं आगे, क्या क्या करने हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में, कहाँ से बीबीए कर सकते हो, कहाँ से बीकॉम, कहाँ से आप सीयूटी, हर चीज़ बताएंगे वो आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली, पूरा बैकअप रहेगा हमारी तरफ से आपको एंड तक। अपने आगे या जो भी करना है उसके डेट्स फॉर्म सब चीज़ें यहाँ पे फिलअप होंगी। जीपी रेट 30% है, तो इसको ध्यान सुनना, ये बहुत काम की चीज़ है, वहाँ से मैं लिंक हो गया था उस बात से। 30% का मतलब है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचता हूँ, तो मुझे 30 रुपीज का एक उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब मैंने वो प्रोडक्ट कितने का खरीदा था? 70 का खरीदा था, राइट। अब इन 3 चीजों की बहुत वैल्यू है, मेरे पास 3 चीजें हैं, ध्यान से देखो क्या क्या 3 चीजें, सेल, जीपी एंड कॉस्ट। अब मैं अगर आपको एक भी चीज दे दूं इनमें से, आप बाकी 2 पे पहुंच सकते हो। चलो मैं आपको देता हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सारे हमने क्वेश्चन किए थे। मैं आपको बता दूं, फाइनल काउंट चैप्टर था आपके सिलेबस में, फाइनल काउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, उसमें ट्रेडिंग काउंट के क्वेश्चन आते थे, उनके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, आपको जी पीरियड दिया होता था। वो जी पीरियड भी 2 तरह का होता है, ऑन सेल, ऑन कॉस्ट। अगर नहीं लिखा कभी तो हम क्या मानते हैं, ऑन सेल, क्योंकि जीपी होता ही सेल पे है। ऑन कॉस्ट तो फालतू बात है, ऐसे उसको कन्वर्ट कर देते हैं जानबूझ के, जीपी हमेशा किस पे होता है, सेल पे होता है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,50,000 की। अब एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, कुछ एक स्टूडेंट को तो आती होगी, +1 की याद होगी, उस टेक्निक को सीखिए बेटा। ये टेक्निक स्टूडेंट्स याद रखते हैं, और हमारे बीच का एक कोड वर्ड भी बन जाता है कभी भी। जो भी अमाउंट आपको दी होती है, जो है उसको उसी से
डिवाइड करना है, सिखाया भी था +1 में, है ना। ये स्टेटमेंट फेमस होती है फिर हमारे बीच में, याद लगती है हम ना, 10 साल बाद भी स्टूडेंट मिलता है तो उसको याद होते हैं। तो वो बोलते हैं सर जो है, मैं बोलता हूँ उसको उसी से डिवाइड करो। ऐसे मिलते हैं हम एयरपोर्ट पे ना कई बार। तो जो है उसको उसी से डिवाइड करो। तो इट मीन जो है क्या है, क्या है 3,50,000, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको डिवाइड करो उसी से, मतलब उसी से मतलब उसकी परसेंटेज से। तो कॉस्ट किससे डिवाइड होगा, कॉस्ट से। ये बात तो कोई याद रखना मुश्किल नहीं है। कॉस्ट किससे डिवाइड होगा, कॉस्ट से। तो 350 किससे डिवाइड होंगे, 100 से, 30 से, 70 से, 70 से। सिंपल, ये इनकी मैचिंग है। जब आप ये काम कर देते हो, समझो अब आपका आंसर सही ही आएगा, 100% सही आएगा। बहुत सी चीजों की शॉर्टकट की है ये, अभी आप नहीं जानते, क्योंकि मैं बीकॉम लेवल के एंड तक पढ़ाता हूँ, सीए क्लासेस को टीच करता हूँ, एमबीए क्लासेस को टीच करता हूँ, जहां भी काउंट्स आता है ना। मेरा रोल यहाँ बड़ा लिमिटेड होता है, आप लोग देखते हो +1 +2 पढ़ाते हुए, पर मैं फुल डे बिजी रहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, कभी ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन, क्योंकि जहां भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स हर जगह है, एमबीए में, सीए में, तो वहां पर शॉर्टकट्स की चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट सबको आता है पढ़ाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए क्या चाहिए, शॉर्टकट कीज एंड एक्सपीरियंस। तो ये एक शॉर्टकट की दे रहा हूं मैं आपको आज के बाद। कोई भी चीज आपको दी हो, सिर्फ उसकी परसेंटेज सोच लेना क्या है। जैसे मैं आपको एक और चीज एग्जांपल देता हूँ, आपकी फीस है 9,000, 10% डिस्काउंट के बाद मैं आपसे लूंगा 9,000, 10% डिस्काउंट के बाद। तो बताओ मेरी फुल फीस कितनी है, 10,000। इसका मतलब 9,000 को किससे डिवाइड करोगे, 90 से, क्योंकि 9,000 की अपनी परसेंटेज 100 नहीं है ना। पर जिसको अकाउंट्स नहीं आती या ये चीजें नहीं आती, वो अभी पता क्या करेगा, अभी वही उसी दुनिया में पहुंचा हुआ है वो अभी भी 10/90, 10/100 ही करेगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं, अगर 9,000 की फीस 10% डिस्काउंट के बाद है, और एक स्टूडेंट अभी भी 9,000 का 10% निकाल रहा है, मतलब उसको कुछ नहीं आता, कॉमर्स में आके कुछ नहीं सीखा वो। +1 में भी सिखाया गया था कैश बुक के चैप्टर में, कि अगर अमाउंट डिस्काउंट के बाद दी हो तो उतनी परसेंटेज कम हो जाती है। तो ये जो 9,000 है बेटा, कभी 100% हो ही नहीं सकते। मैंने जब बोल तो दिया कि मैंने अपनी फीस कम कर दी आपके लिए, डिस्काउंट दे दिया आपको, तो मेरी 9,000 फुल फीस नहीं है। जो बच्चा पूरी फीस दे रहा होगा वो आपसे ज्यादा दे रहा होगा। तो 9,000 कितने परसेंट है, 90% है। अगर आप इंटू 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। आपको डिस्काउंट जानने में इंटरेस्ट है या पूरी फीस जानने में, पूरी फीस। तो बस डिवाइड करते हुए ध्यान रखना कि किससे डिवाइड करना है। तो 350 किससे डिवाइड होगा, 70 से, 70 से डिवाइड होगा। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, बताओ क्या निकालना चाहते हो। आपको बिजनेस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, मतलब सेल चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, क्योंकि सेल कितनी है, 100। यहाँ बेटा हर बच्चा ये चीज कर सकता है, सिर्फ फोकस की बात है बेटा, फोकस और कंसंट्रेशन के थ्रू देखोगे। अदरवाइज आपको बातें सुननी पड़ती हैं पेरेंट्स की, टीचर्स की, बिना मतलब के। आप भी पढ़ने वाले हो, इंटेलिजेंट हो, तो अगर इस बात को समझ पा रहे हो, हमें सेल चाहिए, तो सेल कितनी है, 100। आंसर आ गया 100। मतलब मेरे बिजनेस की पूरे साल की सेल क्या रही होगी, 5 लाख। पर आगे रेशो आएगी, क्योंकि आज का लेक्चर कॉमन रहेगा, नेक्स्ट रेशोज भी इसी के थ्रू सॉल्व होंगी, इसलिए आज की क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और कंबाइन क्लास में ही मजा आता है। मंडे बैच में कई बार होता है कि 8-10 बच्चे बैठे होते हैं, तो उस टाइम उतना इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि सब लोग वहाँ आते ही नहीं है, इसलिए कंबाइन किया जाता है, वहाँ सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। ग्रोस प्रॉफिट, अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, 3,50,000 बाई 70 इंटू 30, इंटू, कॉन्सेप्ट तो वही रहा। डिवाइड किससे किया हमने, डिवाइड किससे किया, 70 से। अब मल्टीप्लाई अगर 100 से करोगे तो सेल आ जाएगी, अगर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 से। बिना सोल के बता आंसर कितना आएगा, 1.5 लाख। क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट, दो चीजों का डिफरेंस है, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है, ये 11th क्लास का लेक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कुछ एक टाइम के लिए। जिन लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से नहीं किया होगा उनके लिए लेक्चर था। ठीक है, होपफुली सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब मैं एक चेंज लाता हूँ इसके अंदर, एक लिटिल भी चेंज लाता हूँ, फिर आप में से कोई हैंड रेज करेगा तो बताना। तो पूरा क्वेश्चन सेम है, जीपी रेट एट द रेट 30%। अब एक बात लिख दी जाएगी जो है तो गलत लिखना, पर जानबूझ के लिखते हैं वो, ऑन कॉस्ट। पहली बात, जीपी रेट कभी कॉस्ट पे होता नहीं, क्योंकि आज हम जीपी रेशो भी करेंगे, है ना, आगे जाके जीपी रेशो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। पर फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ, आप में से हैंड रेज करेगा कोई, क्या मैं क्या करूं? ऐसे नहीं, हैंड रेज करो, ओपनली नहीं, कौन बताएगा? बताओ। यस, रिदम। कॉस्ट को 100 लोगे, लाउड बोलो थोड़ा सा। कॉस्ट 100 लोगे, नहीं क्या सेल 100 लोगे आपने शायद ऐसा कुछ कहा था कि सेल ऐसा नहीं फिर, तीसरा कुछ है ही नहीं, दो ही है। सेल 100 नहीं होगी। और कोई? हाँ करो, आप बताओ शफी। हाँ, लेट कॉस्ट 100। अभी तो +1 बैच में थे, बताओ शफी। लेट कॉस्ट 100, जीपी रेट 30। 100 लेने का फायदा यही है कि 30 आंसर आएगा हमेशा। सेल आएगा 130, वेरी गुड, यही पूछा था मैंने। अगर जीपी रेट कॉस्ट पे है, मैंने +1 में समझाया था, और ऐसे बोला COST, याद आया किसी को या नहीं आया? तभी किसी ख्यालों में गुम थे आप। किस्म का ये हाल चल रहा है आजकल, कहाँ गुम रहते हैं, तभी तो याद नहीं रहता, भूल जाते हो। जीपी रेट 30%, अगर ये ऑन कोस्ट है, COST है, तो बेटा आपका जो अजम्पशन होगा वो क्या होगा, लेट कॉस्ट इज 100। ये तो आप शुरू से करते आए हो मैथ्स में, कि जो चीज गिवन है उसी को 100 मानते हो, उसी को x मानते हो, मान लो। अब आपको दिए 30% किस पे, कॉस्ट पे। अगर आप सेल 100 मान लोगे तो फिर क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं। चलो लिख लेता हूँ, रिदम के कहने पे मैं सेल लिख लेता हूँ यहाँ पर, लेट सेल इज 100। अब बताओ ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, बताओ रिदम। आप कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि सेल 100 है, प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट पे, मल्टीप्लाई कर ही सकता है ये। अगर सेल 100 है और जीपी रेट किस पे दिया है, कॉस्ट पे, दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। दोनों का कोई लिंक ही नहीं आपस में, लिंक नहीं है। इसलिए जीपी रेट जिस पे होगा उसी को 100 मानना है। क्या इतनी सी बात भूल जाओगे? वो भी लिख के दे रहा है 30% ऑन कॉस्ट, तो वो एक हिंट दे रहा है कि भाई मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ, COST, तो आपको 100 क्या मानना है, कॉस्ट। तो लेट कॉस्ट इज 100। युवराज काफी लेट आप ज्वाइन कर रहे हो, टॉस देखने के बाद ज्वाइन कर रहे हो ना। लेट कॉस्ट इज 100 है ना। अब बात बनेगी, अगर कॉस्ट 100 है, अब मल्टीप्लाई कर सकता है कोई भी, क्योंकि कॉस्ट 100 है, जीपी रेट 30 भी किसका है, कॉस्ट का है, तो अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों आपस में कंसर्न होगी। कॉस्ट भी 100 है, जीपी रेट भी किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है ना। तो हम अब यहाँ 30 रुपीज लिख देंगे। अब जब कॉस्ट दी है और प्रॉफिट दिया, आपको पता है कॉस्ट और प्रॉफिट प्लस होते हैं। कॉस्ट का मीनिंग है क्या, जितने में मैं खरीदता हूँ। ये डायलॉग तो बोलते नजर आते हैं ना शो के ऊपर, कि भाई इतने की तो मुझे नहीं आती, मैं आपको कितने की बेच दूँ, तो मुझे ही 100 रुपए की आती है, तो मैं आपको कितने की बेचूंगा, 130 की। आप उसको बोलो 90 रुपीज की दे दो, तो बोलेगा कि यू मे गो, आप जा सकते हो। मेरे को ही 100 की आती है ना। इट मीन आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपकी हैसियत नहीं खरीदने की। उसको पिंच करती है ना बात, कि जब उसको कोई चीज 100 रुपए की आती है, आपको 90 में कैसे दे दे, उसे खर्चे नहीं पूरे करने अपने। तो इसलिए वो बोलता है कि मेरे को 100 की आती है और मेरे बिजनेस का जीपी रेट कितना है,
30, तो मैं आपको 130 की दूंगा बस। सेल प्राइस इज 130। तो इतना सा वर्ड चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? जीपी रेट सेल पे ना देकर किस पे दिया है? कॉस्ट पे। तो हमारा 100 कॉस्ट हो गया, जीपी 30 रहेगा, जीपी को फर्क नहीं पड़ता कोई, बट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो क्या आएगी? सेल आएगी। अब बताओ भी, मैं 350 को कितने से डिवाइड करूं? बताओ। 350 कितने से डिवाइड होगा? आप मातो कह रहे हो 130 से क्यों? सेल दे रखी तो बेटा ये देखो ना क्या दिया हुआ है, सीओजेस दिया हुआ है। यहाँ देखो, अगर हमें, मैंने थोड़ी को चेंज किया क्वेश्चन, मैं तो सिर्फ जीपी रेट का नाम चेंज किया है। पहले जीपी रेट सेल पे था, अब किस पे है? कॉस्ट पे। दोनों एग्जांपल्स में दिया तो सीओजीएस ही है ना। हमें क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो 350, तो बस एक फंडा है सिंपल, कॉस्ट कॉस्ट से डिवाइड होगी, जिसको मैं बोलता हूं ऐसे, जो है उसको उसी से डिवाइड करो। तो 350 कॉस्ट से डिवाइड होंगे, और आज कॉस्ट कितनी है हमारी? 100 है। जैसे कल 70 थी, अब 100 है, जो भी है डिवाइड कर दो, हो गया डिवाइड। इनटू क्या चाहिए? सेल चाहिए। सेल कितनी है? 130। तो आपका आंसर आ जाएगा बस। अगर ऑलरेडी सेल नहीं चाहिए सर, हमें तो जीपी चाहिए, तो जीपी निकाल दे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो इस पूरी 30 मिनट्स की डिस्कशन में हमने क्या समझा है? कॉस्ट कॉस्ट से डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई जिससे मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता। और कॉस्ट क्या है? ये इस बात पे डिपेंड है कि जीपी रेट किस पे दी है, सेल पे या कॉस्ट पे। मैं आपको रिपीट करने के लिए फिर बोल देता हूं, अगर ग्रोस प्रॉफिट रेट सिंपल 30% लिखा है, तो याद रखना वो किस पे दिया है? सेल पे। तो लेट क्या होगा? बोलो भी सब लोग। सेल इज इक्वल टू सेल्स पे। हाँ, जितनी पार्टिसिपेशन कम होगी उतनी क्लास लॉन्ग होगी, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं आज की क्लास की, उसके बाद तो क्लास आपकी है नहीं। तो पार्टिसिपेशन अच्छा रखना, जल्दी जल्दी हम फ्री हो जाएं, ऐसा ना हो कि डिनर तक हम ये बैठे थे। लेट सेल क्या है? 100, सेल इज 100। अभी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। ग्रोस प्रॉफिट 30%, कितना आएगा? 30। तो कॉस्ट कितनी होगी? 130 को कंट्रोल करो, फिर 70। सेल में से प्रॉफिट माइनस होता है, मेरे प्लस लिखने से थोड़ी फर्क पड़ेगा कुछ, तो का टेस्ट ले रहा हूँ मैं। सेल में से ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा? माइनस। तो आप देख रहे हो या सोच रहे हो, इस बात पे डिपेंड है। अगर देख रहे हो तो 130 बोलोगे कि मैंने प्लस लिख दिया। खुद का दिमाग है कि नहीं, वो लगाओ। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ये बात वैसे समझाने वाली है नहीं है, +2 के स्टूडेंट को। सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। आईसीएससी का बच्चा जब आता है ना 9th क्लास में, उसको समझाना पड़ता है कॉस्ट क्या होती है। फिर जितने में तेरे को कोई चीज आती है वो कॉस्ट है। तो अगर आप कोई चीज 100 में खरीदते हो, 30 रुपए कमाना चाहते हो, तो कितने बेचोगे? 130 में। एक तो ये बात होगी। एक अगर आप 100 में बेचते हो, 100 में बेचते हो, 30 रुपए कमाना चाहते हो, तो आपको कितने की आती है? दोनों बातों में फर्क है ना। आपके पास बेस कॉस्ट है या सेल है? अगर सेल है तो सेल से बात शुरू होगी, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट। तो ये इस बात पे डिपेंड है कि जीपी रेट किस पे दिया है, जीपी रेट कॉस्ट पे दिया या सेल पे दिया। तो आने वाले सारे क्वेश्चंस इस बात पे डिपेंड होंगे, जहां भी जीपी रेट दिया होगा। ठीक है, जैसे इस पार्ट में जो रेशियोज आएंगी, इन्वेंट्री, डेटर, और नेक्स्ट जो रेशियो आएंगी प्रॉफिटेबिलिटी, वहां जीपी रेशियो का क्वेश्चन आएगा। सब में उनके पास एक ही फंड है आपको कंफ्यूज करने का, कि ग्रोस प्रॉफिट सीधा ना देकर क्या दे देंगे? जीपी रेट दे देंगे। देखते हैं अब इस क्वेश्चन से क्या समझे हम। जल्दी से अब इस क्वेश्चन को रीड करो, 82 को। बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फास्ट रीड करो, क्या गिवन है। gross profit on sale। एक एक आंसर मिल गया मुझे,
इसने बोला सर ग्रोस प्रॉफिट 30% दिया है, क्योंकि लिखा नहीं किस पे है तो सेल्स पे मान लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, सेल दी है कि सीओजीएस दी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका नाम है? नेट सेल का। किसका नाम है? नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस कौन सी रिटर्न? अब वो सेल रिटर्न की जमाने अलग थे ना प्लस वन में, जब सेल्स रिटर्न की बात करते थे हम। अब जो सीधा नेट सेल दी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी है। याद रखना बेटा, हम रेशोज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस करने वाला एक एक्सपर्ट पर्सन होता है कंपनी का। वो बैठ के ट्रेडिंग पीएल नहीं बनाता, बैलेंस शीट नहीं बनाता, उसको बना के दिया जाता है। आपका लेवल हायर है, यू आर इन टॉप मैनेजमेंट। जब तुम इस बुक को कर रहे हो, यू आर इन टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट वाले सिर्फ एनालिसिस करते हैं, उनके पास बना बनाया आता है क्या? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसलिए आपको जो सेल दी होगी, पक्की बात है, कौन सी दी होगी? नेट। इसलिए RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल। तो अब आपको सेल की बने, और जीपीएड भी किस पे है? सेल पे। बन की बात। अब नेट क्या करेंगे बोलो? तो 3 बच्चों ने बोला, मैं पूरी बात फिर समझाऊंगा, आधा घंटा हो जाएगा उसमें। ऐसे लेट होते हो आप, समझ पा रहे हो? ये महा क्लास क्यों होती है? ऐसे करते करते रोज 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा आप लेट होते रहते हो, जिससे फिर मेरे कैलेंडर में शो हो जाता है कि 4 क्लासेस पीछे है। 4 क्लास का मतलब 6 घंटे, वो फिर 6 घंटे क्लास लेनी पड़ती है। रीजन सिर्फ आपकी तरफ है। अब अभी भी सब लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो मुझे लगेगा मैंने अच्छा नहीं समझाया, मुझे दोबारा फिर समझाना चाहिए, मैं फिर डिटेल में जाऊंगा। दोनों एग्जाम्पल फिर दोबारा देखिए, आती समझ आ गई? चलो, रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। ये जागरण करने जैसे ही होता है। अगर सिंगर ही गा रहा है तो वो बेचारा कहता है मैं क्या करूँ। इसलिए वो जानबूझ के सबके पास माइक ले लेके जाता है, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉब्लम होती है, वो अब सिंगिंग नहीं कर सकता ना, ऑडियंस सो रही होती है, वो कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, उनको मौका मिल जाता है मिलने का। सो इसलिए अच्छी ऑडियंस बनिए, पार्टिसिपेट करो। लेट सेल क्या बोलेंगे? क्यों मानेंगे 100? क्योंकि जीपी किस पे है? ये रीजन। जीपी अगर सेल पे है तो सेल 100, अगर जीपी कॉस्ट पे है, नेक्स्ट टाइम किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की टर्न आएगी, वो बताएगा। लेट सेल इज 100, ग्रोस प्रॉफिट इज 30, प्लस हो गया माइनस होगा? गुड, माइनस कितना? 7। अब आपको सेल दी है कि कॉस्ट दी है? उस पॉइंट पे आते हैं अब हम। 30% को सोल्व कर लिया ना हमने, एक आपका वर्किंग नोट बन गया बढ़िया सा। अब आपके पास सेल है 6 लाख, और हमारा फंडा क्या कहता है कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो। अगर आपके पास सेल है तो सेल से डिवाइड करोगे, और सेल कितनी है? 100। इस बेसिक के ऊपर कुछ नहीं है बेटा, प्योर है ये, प्योर बेसिक। इसमें कोई क्राइम ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो मैंने खुद बनाया हो, ये बेसिक है, बस ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको फॉर्मूला भी सिखा सकता हूँ, रेट बाय 100 प्लस रेट, वो चलता है बुक्स में, कोई काम का नहीं है, ये आपकी जनरल लाइफ में काम आएगा। जो है उसको उसी से डिवाइड करो। तो 6 लाख किससे डिवाइड होगा? 100 से। इनटू क्या चाहिए तुम्हें इस क्वेश्चन में? बोलना मत हम कौन सा रेशो कर रहे हैं, इन्वेंट्री टर्न रेशो, और यहाँ हमें क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। तो कॉस्ट कितनी हमारी? 70, आंसर आ गया 420। एक सिंगल लाइन में आंसर आ गया, जिसको तुम लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और जब आपके पास कॉस्ट आ गई तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। दूसरा आपको क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। क्या एवरेज इन्वेंट्री गिवन है? नहीं, तो निकालनी है। हाँ, वो आपको अभी समझ आ गया कि जब एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो, क्लोजिंग स्टॉक निकालना हो, तो वो क्लोजिंग स्टॉक किससे निकलेगा? इसी के फॉर्मूले से निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज बोलना है, ठीक है? नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। और COGS तुम अभी अभी फ्रेश निकाल चुके हो, अभी अभी
गर्मा गर्म तैयार है आपके सामने 420 है ना। और ओपनिंग स्टॉक आपको पता है 50,000। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप कर नहीं पाते, 4 मार्क्स कटवा लेते हो अपने। क्या क्वेश्चन था ये? परचेज कितनी है 390, और अगर नहीं बताया तो नेट ही होगी वो। तो यहां से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 390 प्लस 50 440, 440 माइनस 420 20। देखो पहला स्टेप हमने ये देखा, दूसरा उसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया COGS। तीसरा पॉइंट 4 नंबर बन जाएंगे हमारे। हमने COGS का फॉर्मूला लगा के क्या निकाला क्लोजिंग स्टॉक, और इसी के अंदर हम बोल देते हैं कि एवरेज स्टॉक भी निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक बस लिखना, स्टॉक नहीं एग्जाम में कंट्रोल रखना, नए वर्ड्स लिखने हैं। एवरेज इन्वेंटरी, स्टॉक वर्ड हमारे आपस की बात है, ठीक है, स्टॉक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बट एग्जाम में क्या लिखोगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग, पहले फॉर्मूला लिख देना है, हर जगह फॉर्मूला लिखना है तो नंबर कटते जाएंगे। 4 में से 4 सबको नहीं मिलते, पहले फॉर्मूला लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग हमने निकाल लिया अभी 20 डिवाइड बाय 2 35,000, ठीक है। ये आपके 3 नंबर हो गए। 4 से जो नंबर मिलेगा आपको वो मिलेगा रेशो लिख के आंसर निकालने का। तो रेशो लिख देते हैं, हमारी रेशो क्या आज की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारी आपस की बात है। एग्जाम में क्या लिखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू के स्पेलिंग होते हैं REV, आगे भी होते हैं, मतलब आप REV लिख देते हो बस, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितने हमने अभी निकाला था 420 डिवाइड बाय 35, तो टाइम्स वैल्यू आई 12 टाइम्स, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 4 नंबर में, तो मुश्किल बात है बताओ। एग्जाम में इतनी गरीबी शो करते हो आप, इतने पुअर मार्क्स आते हैं, ये क्वेश्चन कर नहीं पाते। सर इसमें सिर्फ हम क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हैं? नहीं, जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है तो फिर अलाउड नहीं है। कल भी कहा था मैंने, और को और मत समझना, मतलब पहली चॉइस एवरेज स्टॉक की है, अगर एवरेज पॉसिबल नहीं है तो क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग गिवन है, तो आप क्लोजिंग नहीं ले सकते अकेला, आपको दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। यस। ओके चले आगे। ये बताओ 83 क्वेश्चन में COGS कैसे आएगा, लगाओ फॉर्मूला। ये सब +1 चल रही है, +1 में किया हमने सारा। ओपनिंग प्लस परचेज प्लस, ये क्या होता है कैरेज वर्ड, सर जो परचेज करता है नहीं क्या होता है ये हेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस। COGS में डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होते हैं, क्योंकि वो परचेज भी खर्च होते हैं, वो अलग नहीं ना। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके बाद एक्सपेंस, जैसे एक मोबाइल दिल्ली में 200 रुपये सस्ता मिलता है तो जाके ले आओ, तो आप क्या बोलोगे सर आने जाने में 500 लग जाएंगे, तो इसलिए कोई जाता नहीं, इसलिए आप यहीं से खरीद लेते हो। क्योंकि आप ये देखते हो कि मोबाइल अगर दिल्ली में 200 रुपये सस्ता है, कैरेज भी तो पड़ेगी, वहां से यहाँ मंगवाने का खर्चा भी तो होगा, कोरियर से मंगा लो, अमेजोन से मंगा लो, अगर वो भी 200 रुपये ले रहे हैं डिलीवरी चार्जेस तो वो ऐड तो होंगी, ठीक है ना। तो आप कोई चीज मंगाते हो तो अगर उसके अंदर कोई डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं वो, तो वो उस प्रोडक्ट का ही पार्ट बन जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम गुड्स को परचेज करने में खर्च करते हैं, वी आर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, और उसके आने में खर्च हो रहे हैं। तो उसमें से कैरेज इनवर्ड एक है, वेजेस वो लेबर है जो ट्रक में सामान डालती है, लोड करती है, फिर अनलोड करती है, तो वो भी हमारा एक्सपेंस हो गया, है ना। हमारी शॉप तक जब तक नहीं पहुंचता सामान,
तब तक सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, सब डायरेक्ट हैं। इसलिए बोलते हैं सप्लायर के जगह से लेकर आपके खुद की शॉप तक जो रास्ते के खर्चे हैं वो सब क्या है, डायरेक्ट है। ये सब प्लस में सिखाया जाता है, कोई डाउट? इसलिए हम ये भी प्लस करेंगे और वेजेस भी प्लस करेंगे, ये नहीं प्लस करेंगे क्योंकि ये क्या है, फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड होता है सेल, जब हम गुड्स बेचते हैं तब कस्टमर के घर पे सामान छोड़ के आते हैं, वो होता है कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा जैसे COGS। फिर एवरेज इन्वेंटरी निकालना। एवरेज इन्वेंटरी कैसे आएगी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 1,30,000। तो बस फिर डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे। तो 11th क्लास की बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो लिंक करती है हर जगह पे, ठीक है। 84 क्वेश्चन होमवर्क में है, पीरियड दी है, अब आपको आता है करना यूज। 85 में आते हैं। अच्छा, आप में से जो एक्सप्लेन कर सकते हैं 85 में कि सर अगर ग्रोस लॉस रेट दिया हो, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ग्रोस लॉस किस पे दिया है, सेल पे या कॉस्ट पे? गुड, सेल पे। ऐसे रिस्पॉन्स देते रहिए, जल्दी फ्री हो जाएंगे हम। जीपी ग्रोस लॉस रेशो, जीपी नहीं है, क्या है, ग्रोस लॉस। दूसरा पॉइंट आप बताओगे आप कैसे करेंगे? प्लस ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब हैंड रेस करो, प्लस होगा। पूरा बताओ ना मैं क्या लिखूं। जैसे मैं क्या लिखूं, LET क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं यहाँ Let's say it's equal 100. पे? गुड। इन्होंने सेल को 100 माना है, तो नेक्स्ट टाइम आप भी हैंड रेस करना, आप भी बोल सकते हो। जब आप क्लास में बताते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये जरूरी है। अब 30-40 बच्चों में नहीं बोल पाएंगे तो फिर 500-1000 में कैसे बोलोगे कल को? Let's say it's equal 100. हाँ जी, लेट्स सेल इज 100। Let gross loss ratio 5 and cost I think 5% मतलब 5 रुपीज। हम यहाँ पे क्या लिखूं, 105. 105 क्या आ जाएगी? Cost. ये तो गलत हो गया, सेल में से तो माइनस होता है। गुड, लॉस तो प्लस होता है, कि लॉस प्लस होगा तभी तो कॉस्ट आएगी। क्योंकि लॉस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी, सेल कम था। इट मीन्स 105 रुपए की खरीद के 100 रुपए की बेच रहे हो, है तो पागलपंती, पर तभी लॉस हो रहा है। कई बार मार्केट में रेट कम हो जाते हैं। तो लॉस के केस में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सेल में से प्रॉफिट माइनस होता है, लेकिन लॉस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये चीजें लिखनी है तो लिख सकते हो आप, सेल, अदरवाइज सोचोगे तो आपको आती है। ये लॉजिक है, रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। सेल में से तुम प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आएगी, कॉस्ट, क्योंकि सेल में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। लेकिन अगर वही सेल्स में तुम लॉस प्लस करोगे, लॉस प्लस करोगे, ग्रोस लॉस, जैसे ग्रोस लॉस प्लस होगा तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट का मतलब ये दोनों से है, प्रॉफिट माइनस हो रहा है तो लॉस प्लस हो रहा है। GPGL, ठीक है। और अगर आपको लगे फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेच रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है बेटा, बताओ? आपकी कॉस्ट कम है, सेल ज्यादा। अगर आप प्रोडक्ट लॉस पे बेच रहे हो तो आपकी सेल कम है, कॉस्ट ज्यादा है। तो अब आप ये देख लो कि 100 रुपए से आपको 105 पे जाना है कि 95 पे जाना है। अच्छा, गलत भी करोगे तो गलत कितना होगा, 95 लिख दोगे। जिसे कुछ नहीं आता वो 95 लिख देगा। तो सोचो बेटा इसके ऊपर, आपने 100 रुपए की बेची, 95 रुपीज की आई थी, तो 5 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट, तो बात बनी नहीं।
अगर 100 रुपए की बेचकर 95 की कॉस्ट है तो 5 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो लॉस है। तो अगर यहाँ लॉस है तो कॉस्ट 105 होगी, पक्की बात है। अब एक तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप कौन बताएगा? अभी तो हो गया ना, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होता है, रिदम बोलो। सर नेट सेल लेंगे वाले 640। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं सर, हमें इस क्वेश्चन में नेट सेल दी है, क्या दी है? सेल दी है, तो हम बोलेंगे सेल। तो सेल कितने बोलो रिदम? 16। आप 16 को किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, क्योंकि सेल क्या है? 100। इसको बोलेंगे जो है उसको से डिवाइड होगा। ये फंडा याद रखना। इसी के फॉर्मूलाज बनाते हैं उन्होंने, रेट बाय 100 प्लस रेट, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज बने हुए हैं। वो सारे फॉर्मूलाज तोड़ सकते हैं हम, तोड़ सकते हैं। अगर हम इतनी बात बोल सकते हैं कि जो है उसको उसी से डिवाइड करेंगे। तो 16 लाख बाय 100, और हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? बस जो भी आएगी कॉस्ट आ जाएगी। और एक बार जब कॉस्ट आ गई तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा कॉस्ट बाय एवरेज, और एवरेज गिवन है यहाँ पे, और क्या चाहिए? नेक्स्ट चलते हैं आगे। होमवर्क नहीं, होमवर्क तो नहीं होगा ये, इसमें फिर एक पंगा है। देखिए इस लाइन का मीनिंग कौन समझाएंगे? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें नॉर्मल मैथमेटिक्स के तौर पे आपको आती हैं। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40,000। स्टॉक ज्यादा होगा ओपनिंग से 40,000। क्लोजिंग ज्यादा होगा ओपनिंग से, कितना ज्यादा होगा? 40,000। तो अगर मुझे एक्स अज्यूम करना हो, वैसे इस क्वेश्चन जरूरत नहीं क्योंकि क्लोजिंग दिए हुए है, क्लोजिंग दिए हुए है ना। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनता है? क्लोजिंग ज्यादा है कि ओपनिंग ज्यादा है? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से अगर मैं 40,000 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग यही बोलो ना आप लोग कि सर क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है, तो मतलब अगर क्लोजिंग में से 40,000 माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा? ओपनिंग। या अगर उधर जाकर ये क्या हो जाए? प्लस हो जाए तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग। तो बस आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा? ओपनिंग आ जाएगा। आगे आपको बताइए, आपको आगे क्या दिया बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताओ ध्यान से, जीपी रेट दिए कि जीपी का अमाउंट ही दिया है? बस इसलिए फालतू क्वेश्चन है, ये नहीं एग्जाम में आएगा। ग्रोस प्रॉफिट का फिर तो सीधा माइनस ही हो जाएगा। अब आप रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दो। अगर मैंने 4 लाख की सेल की और 1 लाख कमाया तो कितने का प्रोडक्ट आया था? 4 लाख की सेल की, 1 लाख कमाया तो कितने का आया? 3 लाख। ठीक है, आइए चलते हैं। सब टाइम पास क्वेश्चन हैं, करते रहिए। 86 87 होमवर्क में ये करते हैं। 88 क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। एटी एट। चलिए फिर अब देखिए ध्यान से, अगर 2 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो ये एक इंफॉर्मेशन होगी। अपने दिमाग को क्या बोलना है? रिलैक्स रहना है कि हमें क्या दी है? कॉस्ट, सीओजीएस दी है।
ठीक है। उसके बाद इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 8 टाइम्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहां आपको रेशो निकालनी नहीं है, रेशो आपको गिवन है, रेशो गिवन है। तो देखिए फिर क्या आता है आंसर। चलिए याद हो गया सबको, 2 लाख रुपीज सीओजीएस है और रेशो कितनी है हमारी 8 टाइम्स। चलिए यहाँ आते हैं, लगाओ फॉर्मूला सब लोग भी एवरीवन। फॉर्मूला क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बताइए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, कभी कभी ये भी लिख लेना है ताकि याद है कि ये है, सीओजीएस तो लिखते हैं हम हमेशा, ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो बताओ इनमें से कौन सी दो चीजें गिवन है, रेशो गिवन है, अभी तक हमने इन सब क्वेश्चन में रेशो निकाल लिया है, अब पैटर्न चेंज हो गया, अब रेशो गिवन है, रेशो है 8 टाइम्स, सीओजीएस 2 लाख। इससे क्या हिंट मिलता है हमें, इसमें से हम कहां तक पहुंच सकते हैं, एवरेज इन्वेंट्री पे पहुंच सकते हैं। कौन सी एवरेज इन्वेंट्री पे, हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख को डिवाइड करेंगे 8 से, 25,000, 25,000 इज एवरेज इन्वेंट्री। एक तो ये आपके सामने है, क्लियर इतना, एवरेज इन्वेंट्री इज 25,000। अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या है फॉर्मूला बताइए, ओपनिंग इन्वेंट्री पूरा लिखना है, ठीक है, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, आपने पूरा लिखना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब अगर आप मुझे दोनों में से कोई भी एक बता दो तो फिर दूसरी आ जाएगी। अब उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है जो बहुत ही सिंपल बातें हैं, बच्चों वाली ना, 5th 6th क्लास में भी आपको आती थी। पढ़े क्या लिखे इसने, हाँ जी क्या लिखे है, इन्वेंट्री एट एंड मतलब कौन सी, क्लोजिंग, वो 1.5 टाइम्स है किसका, ओपनिंग का। जब आपको कभी भी ऐसा दिया होता है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, ओपनिंग को एक्स मान लो, क्लोजिंग तो दी हुई है 1.5 टाइम्स, तो हम लिखेंगे लेट ओपनिंग एक्स, क्लोजिंग 1.5 ओपनिंग का 1.5 गुना 1.5 टाइम्स। हाँ बात है, सिंपल है ये तो, ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग उसका 1.5 गुना, अगर 2 टाइम्स होता तो 2x। अब अगर ये मैंने यहां निकाल लिया तो उसकी वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, बताओ अभी ओपनिंग कितना लिखा हमने, x, क्लोजिंग 1.5 सिंपल मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स तो है ही नहीं इसके अंदर, x प्लस 1.5x बाई 2 इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, बाकी इधर कर दूं, इसमें 1x और 1.5x कितने हो गए, 2.5, 2.5x और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 50,000, तो 1x का आंसर आ गया 50,000 बाई 2.5, 20,000। और आपने x किसको ज्यूम किया था, ओपनिंग को, तो यहां लिख दो ओपनिंग स्टॉक कि भाई ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब हम क्लोजिंग भी निकाल सकते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू
ओपनिंग का 1.5 30,000। ओके, चलिए नेक्स्ट। इतने क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया बेटा यहाँ पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग दी है। क्लोजिंग Closing किस डेट को क्लोजिंग है? 31st March. आगे 31st March. 15 16 में 15 तो कोई काम करने था ना। 15 16 में क्लोजिंग वैल्यू क्या है? 16। तो ये स्टॉक हमें किस डेट को दिया? 31 मार्च 16। और ये किस डेट को दिया है? 31st March 17. और हमें हाँ जी क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ 7 अगर इस साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का क्या हो गया? Opening. पर फिर बताओ कि इस साल का ओपनिंग कौन सा है? पिछले साल का क्लोजिंग दिया क्या? अगर मैं बोलूँ कि दोनों साल की रेशो निकालनी है, दोनों साल की। अब जैसे अक्षर ने क्वेश्चन पूछा था उसमें आ रहा हूं मैं। अब अगर मान लो मुझे इस साल की रेशो निकालनी हो 15-16 की, तो 15-16 के लिए मेरे पास सिर्फ क्या है? क्लोजिंग है बस। तो बहुत है वो भी। अगर सिर्फ क्लोजिंग पता है और ओपनिंग नहीं पता तो हम फिर एवरेज नहीं निकाल सकते। तो क्लोजिंग से काम चला लो। और सीओजीएस कितने गिवन है? सीओजीएस कितने गिवन है? गिवन नहीं है। सीओजीएस अगर गिवन नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। उसने हमें क्या दे दिया? ग्रोस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। देखते हैं पहले इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी भी, अब हैंड रेज करो, एक एक करके सब लोगों ने आंसर देने। अब कौन हैंड रेज करेगा जिसकी टर्न पहले नहीं आई? जीपी रेट इज 25% ऑन कॉस्ट। हाँ जी, अब मैं क्या करूं? लेट। वो ऐसे नहीं, कोई एक स्टूडेंट बताएगा। कौन कराएगा इसका? गर्विता बोलो। So let cost be 100. लेट कॉस्ट भी 100। आगे इसमें gross profit 25% 25 ऐड करेंगे, सीधे कर देंगे। 25 ऐड करेंगे। और जो लोग नहीं हैंड रेज कर पा रहे क्या उनके लिए मुश्किल लग रहा है ये चीजें? सीधे आ जाएगी 120। क्या चीज आपको रोक रही है? कॉस्ट अगर 100 है, जीपी 25 रुपीज है, तो सेल क्या है? 125 है। और आपको क्वेश्चन में सेल गिवन है 50 लाख सेल गिवन है। तो हम फिर 50 लाख को पहले चेक कर लेना। 50 लाख क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है? क्या है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल। सेल किससे डिवाइड होगी? सेल से। सेल कितनी है? 125। निकालना क्या है? कॉस्ट। ये बहुत वंडरफुल आइडिया है और बहुत बढ़िया तरीका है। कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकते हैं हम। सेल गिवन है, सेल से हम कहाँ पहुंच गए? कॉस्ट पे। कितना आ गया? 45। 45 आ गया। 40 40 लाख। अब माधव की बात करते हैं। माधव क्या बोल रहे हो तुम? अगर मेरे पास यहाँ पे 7 लाख रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है तो आप बोल रहे हो कि ओपनिंग भी निकल जाएगा? हाँ, अगर ये लाइन लिखी है तो बात बनती है। अदरवाइज फिर हम, मैं ये सिखा रहा था कि अदरवाइज अगर से 7 लाख दिया है तो उसे हम क्या मान लेंगे? क्लोजिंग मान लेंगे। वो तो है ही क्लोजिंग, उसी से काम चला लेंगे। अब लेकिन यहाँ लिखे है कि ये जो 7 लाख है वो 7 लाख कैसे बना? 2 लाख बढ़कर। पहले कितना था? 5 लाख. ओपनिंग आ गया। ओपनिंग 5 है, ओपनिंग 5 है, क्लोजिंग 7 है। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 5 + 7
12/2 6। तो एवरेज कितना आ गया 6। तो हम यहाँ लिख देंगे एवरेज इन्वेंट्री भी हमारे पास आ चुकी है 6 लाख, और ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स आ चुकी है। अब तो इन दोनों को डिवाइड ही करना रह गया, तो कर दोगे डिवाइड 40 लाख बाय 6 लाख, जो आंसर आएगा बस आपको 6.67 टाइम्स आ जाएगा। और अगला आप कर सकते हो खुद, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये साल। अब जब अगले साल जाओगे बेटा, अगले साल की सेल कितनी है, बस वो यहाँ पे 75 लिख देना, 75 लाख बाय 125 इंटू 100। और यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग पता ही आपको, इस साल का ओपनिंग 7 लाख हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर का वो क्या था क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग 7 + 17 डिवाइड बाय 2 इससे हमारा ओपनिंग आ जाएगा। ओके, नाइनटी वन आप होमवर्क में करेंगे, 90 क्वेश्चन बाद में देखते हैं। अब देखो क्या लिखे बेटा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो 25% क्या है, जीपी रेट। सेलिंग प्राइस तो ये लिखा है कि सेलिंग प्राइस बनती कैसे है, कहते हैं हम कॉस्ट में 25% ऐड करते हैं तो क्या बन जाती है सेलिंग प्राइस। तो 25 क्या ऐड करते हैं, जीपी। तो यहाँ भी बोलोगा, हर कोई बोलेगा भी लेट क्या होंगे यहाँ पर, गुड। लेकिन 4 बच्चों ने बोला लेट कॉस्ट 100 वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, तो लो आपको मैं ये दे रहा हूँ अभी करने के लिए, देखते हैं कौन करते हैं पहले। फिर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए 92 क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद का दिमाग लगाना, चाहे ना भी हो, नहीं क्वेश्चन ना हो, ये कह रहा हूं। अगर क्वेश्चन ना भी हो तब भी खुद का दिमाग लगाना है। आपने अगर कर ली तो वो करो 90 क्वेश्चन। ओके, डन। 400 हो गया आंसर। हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या था, क्या गिवन था यहाँ पर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू था 6 लाख,
ये क्या होता है क्रेडिट रेवेन्यू? Credit sales. क्रेडिट सेल होता है ना? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश सेल होता है, ये तो बात हमें +1 से पता है। क्रेडिट सेल और कैश सेल को ऐड कर दो, क्या आ जाएगी? Net sales. टोटल सेल आएगी। मतलब Total sales. सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो हम ये मान लेंगे नेट ही है, जो दिया वो नेट है। तो पहले तो अपने दिमाग को बताओ कि क्या गिवन है। हाँ जी, हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम Operation. ऑपरेशन, ऐड कर लेंगे दोनों को, कैश प्लस क्रेडिट। तो 6 + 2 कितना हो गया? 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 8 लाख। चलो ये तो सोल्व हो गया। आगे देखो अभी जीपी रेट क्या दिया है? 25. ऑन कोस्ट, Cost. ऑन कोस्ट। तो अब लेट क्या करेंगे? Cost. लेट कोस्ट 100, प्रॉफिट 25. 25, सेल 120. सेल 125। दो चीजें होगी, सेल भी गिवन है और हमारे पास ये यूनिट वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अब हम वो अपना मैजिक चला सकते हैं कि 8 लाख को डिवाइड करेंगे 125 से, इनटू करेंगे 100, ठीक है? तो 640 आ गया आंसर, आपकी कॉस्ट आ गई 640। इस तरह से सब क्वेश्चन सेम है। मतलब उसके बाद वो बोलते क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स देन ओपनिंग। तो इसका मतलब ओपनिंग अगर एक्स ज्यूम करोगे तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। फिर आगे लिखते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 10% ऑफ, तो इसका मतलब फिर ओपनिंग निकाल सकते हैं हम। अच्छा, कॉस्ट आपके पास आ गई, पर एग्जामिनर ने सेटिंग ऐसे कर दी, अगर आपकी सीओजीएस गलत आई तो ये भी गलत आएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। तो सीओजीएस सही निकालना जरूरी है। 640, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 640 का 10%। जैसे अकाउंट्स में ना कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या आ सकता है, कुछ भी बना सकते हैं वो। 640 का 10% 64,000, ये ओपनिंग आ गया। अब क्लोजिंग निकाल लेंगे। क्लोजिंग का लिखा है क्लोजिंग ओपनिंग का 3 टाइम्स है, तो 3 गुना कर दो। लिख दो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग का 3 गुना 192, बस हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करोगे नेक्स्ट? एवरेज इन्वेंट्री, फिर फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको मैं ये बोलूँ 93 क्वेश्चन में टोटल परचेज गिवन है जिसमें क्रेडिट परचेज भी है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन काम की है? बेकार है ये तो। क्योंकि मुझे टोटल परचेज चाहिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फालतू में लिखा है कि कुछ तुम करो, एक्शन लो, ठीक है? तो कुछ नहीं करना, बाकी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है। अच्छा, टोटल सेल गिवन है जिसमें कैश सेल भी है, तो कुछ करेंगे इसका? अगर हमें क्रेडिट और कैश अलग अलग दी होती तो हम दोनों को ऐड करते, अगर दोनों को ऐड कर दे करके दिया तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 93 हो जाएगा, 94 करते हैं, करो भी स्टार्ट 94। कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कैश और क्रेडिट पे ग्रॉस प्रॉफिट रेट या हाँ, वो भी आएगा। जीपी का रेट तो बेटा नहीं होगा, क्योंकि जीपी हमेशा टोटल सेल पे डिपेंड करता है। जीपी अकेला क्रेडिट के ऊपर नहीं होता या कैश के ऊपर नहीं होता। हाँ, ये होता है कि क्रेडिट सेल कैश का 25% ऐसा लिखा होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर भी 96 क्वेश्चन तक पहले करेंगे, फिर एक ब्रेक होगी, ठीक है? उसके बाद फिर हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, ब्रेक्स होते रहेंगे बीच बीच में। तो जल्दी से करें 94, 95, 96 और फिर 90 पे जाएंगे, देन ब्रेक। कितने स्टूडेंट आप में से क्रिकेट देखते हैं, जो बहुत ज्यादा पैशनेट है? सब देखते हैं, ओके। नहीं, मैच लगाना नहीं पूछ रहा हूँ। मालूम कौन खेल रहे हैं? एक आउट हो गया, ठीक है। कितने कितने हो गए?
और इसने कर लिए थे क्वेश्चन, मैंने इसको बोला था कि ये क्लास से थोड़ा आगे था। जब कोई स्टूडेंट क्लास थोड़ा आगे ना उसको डिस्टर्ब कर दो, उसे बिजी कर दो, तो फिर रुक जाता है। रुका नहीं तो काम बहुत करेंगे तो मैंने मुझे ना मैं जाऊँ अभी आगे और आगे बढ़ रहे घुमा दो बेटा, सब लोग देख लो। बस सही सही सलामत वापस चाहिए। हाँ जी, बाकी लोग करेंगे क्वेश्चन। 94 हो गया? अच्छा, अगर ये हो गया ना तो 90 क्वेश्चन ट्राई करो। जिन्होंने इतना कर लिया, इतना दिमाग उनका बन गया, आइडियाज क्रिएट हो गए हैं, तो फिर वो कर सकते हैं। अच्छा, 94 क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक लाइन न्यू है, देखो ध्यान से बेटा। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4000। ये जो मोर वैल्यू होती है ये प्लस होती है हमेशा। टाइम्स वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई, मोर का मतलब प्लस। अब हम यहाँ पे सिर्फ ये मान के करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, लेट ओपनिंग इज इक्वल टू एक्स। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री पूरा वर्ड लिखना है, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री इज एक्स, क्लोजिंग एक्स प्लस 4000। आगे पूरा क्वेश्चन सेम है, बस इतनी बात बतानी है कि टाइम्स हो तो 1.5x, अगर मोर हो तो x प्लस 4000। आगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे तो? आगे जीपी ने 25% दिया है, किस पे दिया है? सेल पे। अब तो फास्ट हो जाओ, तब हमने आधा घंटा लगाया था, अब हम सिर्फ आधे मिनट में कर सकते हैं। सेल 100, जीपी 25, कॉस्ट 75। और आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सेल दी है, सेल से क्या निकालोगे? कॉस्ट। फिर फॉर्मूला लगाकर कॉस्ट लिख दोगे, रेशियो गिवन है 5 टाइम्स, फिर उससे क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। फिर एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू पुट कर दोगे, x प्लस 4000 डिवाइड बाय 2, फिर उससे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, सब लोग देख लो ध्यान से। ये देखिए, अब यहाँ पे जो गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, एवरीवन देखिए ध्यान से। लेकिन यहाँ पे गिवन है क्लोजिंग, यहाँ ध्यान से, कोई देखो कॉन्सेंट्रेशन यही है, एक एक वर्ड आपके दिमाग में चल रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 टाइम्स है, किससे? ओपनिंग से। तो मैंने गलती से एक वर्ड छोड़ दिया, क्या था वर्ड? वो कौन सा वर्ड था वो? मोर। एग्जाम में ये गलती बहुत हो रही है स्टूडेंट से, टाइम्स जैसे दूर से देते हैं टाइम्स और मोर वर्ड छोड़ देते हैं। यहाँ बेटा दोनों है, टाइम्स भी और मोर भी है, यहाँ प्लस भी होगा और मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, बाकी आप हेल्प करना मेरी। जैसे लेट ओपनिंग एक्स, लिख दिया एक्स। अब बताओ क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग होगा x प्लस 2। क्या होगा बोलो? x प्लस 2.5x। गुड, यस। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होना है और प्लस भी होना है। 3.5x हो गया। यस, ये सही बात है बिल्कुल। लेकिन उसको समझाता हूँ कैसे, कैसे सही बात है ये। देखो हम कभी भी फॉर्मूले में बिलीव नहीं करते कि हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया, ये तो फिर वही हो गया ना। अब समझते इसको,
अगर मैं आपको बोलूँ कि 40 रुपए, देखो इधर 40 रुपीज, आप ये बताना कि ये सही है कि गलत है। 40 रुपीज 10 रुपए का 3 गुना होते हैं, सही है गलत? गलत। सोचो ना। गलत। 40 रुपीज 10 का 3 टाइम्स होते हैं, गलत। अभी आप बोलोगे सही। 40 रुपीज 10 के 3 टाइम्स से ज्यादा होते हैं। 40 रुपीज 10 रुपीज के 3 टाइम्स से, इट मीन 40 रुपीज जो है वो 10 तो है ही है, बट 10 के 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर कोई चीज x है तो क्लोजिंग स्टॉक उस x के 3 टाइम्स से ज्यादा है, तो प्लस मोर को शो करता है, वो 3 टाइम्स को। इट मीन वो 30 रुपीज नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं 40। हमारा क्लोजिंग स्टॉक आज 30 नहीं है, क्या है 40। ये वो चीज है जहां पे आपको टीचर की नीड है अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। अगर आपने बोला x प्लस, वो ठीक है आपको मैथमेटिकली आता है, उसका मीनिंग क्या है, हमारे 40 रुपए 10 रुपए के 3 गुना से भी ज्यादा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉइंट है यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग के 3x से भी ज्यादा, इसलिए यहाँ प्लस भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। गॉट इट? ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग x में 2.5x ज्यादा है, आगे सब सेम है। नेक्स्ट में भी 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स मोर है, तो अगर x मानोगे तो दूसरा होगा x भी है और x के 2x से ज्यादा भी है, x प्लस 2x हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं ब्रेक से पहले, क्वेश्चन नंबर 90। एक रेशो खत्म होगी हमारी। अगर आज हम क्लास ना लेते तो ये क्लास ट्यूसडे को होती, तो दिन गिनते रहना कितने कवर हो गए हमारे। तो ट्यूसडे कवर हो चुके हमारा, ट्यूसडे को भी इतना होता नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम यहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच जाते हैं ट्यूसडे को। अब ब्रेक के बाद स्टार्ट होगी थर्सडे क्लास, तो सब कुछ हमारे हाथ में। देखो फ्यूचर, पास्ट रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो कल हुआ वो पास्ट बन गया, रिकॉर्डिंग देख लो तुम्हारे सामने आज भी आ जाएगा। पास्ट भी आगे कंट्रोल में है, प्रेजेंट में तो होते ही हम, फ्यूचर भी कंट्रोल में है। तो अगर पूरा वीक आगे अगर हमें नहीं पढ़ना तो हम पूरे वीक का संडे को कर सकते हैं। तो अब ट्यूसडे क्लास तो होगी हमारी, हाँ छुट्टी है, तो थर्सडे उस पे मत समझो इस बात को। अब थर्सडे क्लास ब्रेक के बाद शुरू होगी, तो हम एक लॉन्ग सिटिंग की बात कर रहे हैं। लॉन्ग सिटिंग से क्या फायदा होता है, जो आपकी लाइफ में अगले संडे तक आना था वो आज ही आ जाएगा, तो हम 7 डेज आगे हो गए। 7 डेज आगे किससे हो गई, हर एक स्टूडेंट से आगे होंगे जिनके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट तब अच्छे आते हैं जब ट्यूशन पे सिलेबस टाइमली खत्म होता है। चंडीगढ़ में 95% ट्यूशन पे सिलेबस खत्म ही नहीं होता, जनवरी में सिलेबस खत्म होता है, फेब में वो सैम पेपर करवा देते हैं, बस बात खत्म, रिवीजन तो हो ही नहीं पाती वहाँ। तो सिलेबस टाइमली खत्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये बोर्ड एग्जाम है, प्लस 1 में हमने कभी ऐसा किया नहीं, प्लस 1 में क्या दिक्कत है, सिलेबस दिसंबर में खत्म करो, जनवरी में खत्म करो, फेब में करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल एग्जाम देना आपने, वहाँ रिवीजन थोड़ी रिक्वायर्ड है, वहाँ कोई 10 ईयर्स के क्वेश्चन बोर्ड कुछ नहीं है वहाँ पे। प्लस 1 में, प्लस 2 में बहुत कुछ है। नवंबर के बाद भी जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई स्टूडेंट नवंबर के बाद भी सीरियस हो जाएगा तो भी उस 3 महीने में वो 100% मार्क्स ले सकता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो पूरा सिलेबस हम अलग स्टाइल से करने वाले हैं, इसलिए टाइम भी खत्म होना जरूरी है। अब 7 दिन कवर करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। तो 90 क्वेश्चन करते हैं और ट्यूसडे की क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ पर दिया ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, वहां से आप क्या निकालोगे, बोलो COGS। तो बोलो भी जिन्होंने कर लिया थोड़ा हेल्प करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 40 प्लस 320 माइनस 120 डिवाइड बाय क्या होता है, नहीं आगे बढ़ते हैं ना हम, COGS तो आ गया। COGS को हम किससे डिवाइड करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री से। तो हमारी क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो अब हम डिवाइड कर देते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक से, ओपनिंग स्टॉक कितने 40, क्लोजिंग कितने डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये एक रेशो आ गई। सोल्व मत करो रेशो को, क्या आती है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब कितने आ गई 3 टाइम्स। चलो ये आंसर आ गया 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन ये है नंबर 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर हम 32,000 की गुड्स 40,000 में सेल करते हैं तो क्या होगा? यहाँ नहीं वो कर सकते फंडा कि दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसका एक रीजन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऊपर भी है, ऊपर प्लस माइनस की फॉर्म में है, और नीचे उसकी एवरेज डिवाइड की फॉर्म में है। तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा डिटेल में। सोचो बेटा, अगर 32,000 का सामान बिक जाता है, कितने में बिकता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेल तो में चाहिए नहीं होती। सीओजीएस के किसी भी कंपोनेंट में सेल है क्या फॉर्मूला बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और डिवाइड बाय क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो इट मींस कहीं भी सेल तो नहीं है, सेल तो कहीं नहीं है, या तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है या परचेज है, 3 कंपोनेंट ही है, ऊपर भी नीचे भी। अब बताओ, अगर 32,000 का स्टॉक बिकेगा तो क्या ओपनिंग स्टॉक पे इफेक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का है। जो भी कुछ होगा इस साल उसका किस पे इम्पैक्ट आएगा? क्लोज स्टॉक। जैसे आपके मान लो +1 में 78% मार्क्स आए हैं। अब आप मेरे कहने पे 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो, +1 के कितने मार्क्स इंप्रूव होंगे? क्या चेंज आएगा? जीरो। अगर आपको रियलाइज भी हो गया कि +1 में हम अच्छे से नहीं पढ़े, मार्क्स कम आए हैं, ठीक, अब बहुत ज्यादा पढ़ने पे भी क्या +1 के मार्क्स पे चेंज आएगा कुछ? क्योंकि +1 के मार्क्स आपके ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग वैल्यू है, जिसको लेके तुम +2 में आए हो, वो नहीं चेंज हो सकते अब। हाँ, अब तुम जो पूरे साल में करोगे, बिगड़ोगे या पढ़ोगे वट उसका किस पे इफेक्ट आएगा? क्लोजिंग पे इफेक्ट आएगा। तुम अपने क्लोजिंग को चेंज कर सकते हो, क्लोजिंग तुम्हारे कंट्रोल में अभी भी। तो तुम गुड ज्यादा बेचना शुरू कर दो, हो सकता है शॉप खाली हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक बचे ही ना। तो कुछ भी होगा वो किस पे इफेक्ट करेगा? क्लोजिंग पे। पहले लेके चलो बेटा, ओपनिंग पे कभी कोई इफेक्ट आता है नहीं, क्योंकि ओपनिंग पिछले साल का होता है, वो तो आ चुका हमारे पास जो आ जाएगा। ठीक है, आरती देख रहे हो यहाँ पर तो क्या ओपनिंग स्टॉक पे इफेक्ट आएगा? नहीं। क्या आएगा? नहीं। तो किस पे इफेक्ट आएगा? तो बताओ भी, अगर 32,000 का सामान बेच देंगे तो क्लोजिंग बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। तो एक तो यहां से, मतलब इसमें से 32,000 माइनस करो। ठीक है, मैं अकेला 32 लिख रहा हूँ, 32 माइनस करो, फिर इधर से 32 माइनस करो। तो मेरे हिसाब से सोल्व करके देखना चल पड़ेगा ना, या ऐसे ही कोई बता देगा? सोल्व करो, इस तरह से करना पड़ेगा आपको। बताओ क्या आएगा? 40 + 320, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना, 40 + 320 माइनस 120 - 32 कितना आ गया? 88। ठीक है, उसके बाद नीचे 40 है, और 120 क्या हो गया? 88 डिवाइड बाय 2। अब करो भी, कितना आंसर आएगा? ऊपर क्या है नीचे क्या है, जल्दी बताओ। ऊपर नीचे क्या आया? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, कितना आ गया? 360 - 80, 60 - 28, 272 आएगा। ऊपर 272 आएगा, और यहाँ पर 128/2, 128 64, और डिवाइड करो 4 पॉइंट, आंसर आ गया इंक्रीज। ये एक ऐसी रेशियो बेटा जिसमें ना सोल्व करके देखना पड़ता है। हम ऐसे बोल रहे दोनों बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ेंगे,
दोनों बढ़ रहे हैं ऊपर नीचे, फिर दोनों बढ़ ही रहे ना। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस फॉर्म में है, समझ पा रहे हो ना। तो हम किसी क्रैमिंग में नहीं करना चाहते। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो वो माइनस फॉर्म में, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर कम हो रहा है और डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। और ऊपर अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो सॉरी, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो जब वो माइनस होगा तो आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो माइनस फिगर है, माइनस फिगर कम हो रही है। पहले हम कितना माइनस कर रहे थे 120, अब हम कितना माइनस कर रहे हैं 88। अब आंसर जो आ रहा है वो 272 पहले से ज्यादा आ रहा है। नीचे वो अलग इफेक्ट डालेगा, तो यहाँ मत वो कुछ लेना कि दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ करके ही देखना पड़ेगा। तो अगर ये वाला रेशो आता है एग्जाम में आपको, तो आप करके देखना, वो बेटर है, फिर जो आएगा वो आंसर है। ऐसे कर लोगे सब। अब मैं सिर्फ इफेक्ट बता देता हूँ। नंबर 2 सेकंड, अब फास्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। इफेक्ट देखते हैं किस पे पड़ेगा, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। ये वापस वहीं पहुंच गए। हाँ जी बोलो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 40,000, क्या होगा, यहाँ भी 40 प्लस हो जाएंगे, यहाँ भी प्लस हो जाएंगे, आगे गोल्ड नोज, तब जानने क्या होगा, जो होना हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो आना है वो जाता इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, करके देखना पड़ेगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो सकते हैं, नेक्स्ट कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, गुड्स परचेज 80। अब बताते, अब देखते कौन बताता है, ये पॉइंट है बताने वाला। हाँ जी, हैंड रेज करो जिसको समझ आ गया हो। नीचे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, पहले तो बढ़ेगा कितने। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ, कितने से बढ़ाना है 80 से। यहाँ भी 80 ऐड कर लेना, यहाँ भी 80,000। ठीक है, मैं 80 लिख रहा हूँ, 80,000। ऊपर भी 80,000 बढ़ने हैं, नीचे भी 80,000। और क्या बढ़ेगा, यस परचेज भी तो बढ़ेगी। परचेज, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो जब गुड्स खरीदते हैं परचेज भी बढ़ती है। परचेज अमाउंट ज्यादा होगी हमारी इस साल की, और जितनी परचेज अमाउंट ज्यादा होगी उतना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा। सिंपल है, आप जितनी शॉपिंग ज्यादा करोगे, अब विंटर में जितने स्वेटर ज्यादा खरीदोगे उतना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा आपके पास स्वेटर्स का घर पे। ये क्या मैंने सिखाया ये चीज, आपको आती थी क्या ये? आती थी। आप 4 स्वेटर ज्यादा खरीद लो, परचेजिंग भी बढ़ेगी आपकी, और उससे ओपनिंग तो कोई इफेक्ट नहीं है। पर क्या बोला मुझे, बेची का है, तो परचेज की बात कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि बिक भी गई? नहीं, रेशो तो है, रेशो से तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स तो निकाल रहे हैं। अगर परचेज बढ़ी तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ गया, सीओजीएस तो वही सेम आएगी। हाँ, बिके नहीं हो तो ऑब्वियसली है, उससे तो जो बताया हम वही फॉलो करें ना। देखो आप ध्यान दो बेटा, ऊपर न्यूमरेटर वही सेम है कि नहीं है, ध्यान दो। मैंने 80 परचेज में ऐड किए, बाद में 80 क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिए, और क्लोजिंग स्टॉक बाद में क्या हो रहा है माइनस। तो मतलब ऊपर 80 प्लस भी हो रहा है और 80 माइनस भी, तो न्यूमरेटर नो चेंज, डिनोमिनेटर में चेंज आएगी, उस कारण से आंसर डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ, परचेज रिटर्न। माधव बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये डाउट तो पूछ रहा हूँ, क्या इसमें क्या डाउट? नहीं, अब तो सिखाते ना, अब दिमाग लगा सकते हो, पहले आइडिया नहीं था आपके दिमाग में, अब लगाओ दिमाग। जब परचेज रिटर्न होंगी तो क्या होगा, परचेज कम हो परचेज जाएगा। भी कम करें, क्लोजिंग स्टॉक भी कम करें। यस, नहीं वो अलग होगा, परचेज रिटर्न कम होगी, ये बात तो ठीक है आपकी, कि सब परचेज रिटर्न से परचेज कम होती है, ये बात तो प्लस 1 की है। परचेज रिटर्न बढ़ती जाएगी, परचेज कम होती जाएगी। पर परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या है, हम स्टॉक उठा के वापस करें कि कोई हमें वापस करे। अब रीजन की बात ठीक है कि इसका क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे 3 इफेक्ट आएंगे, तो करके देखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा। तो परचेज भी कम होगी, हाँ जी, हमने जो परचेज किया वो हम वापस कर रहे हैं, तो गुड जा रही है, क्या गुड जा रही है, रिटर्न आउटवर्ड है ये, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न होता तो बोलते हैं। परचेज रिटर्न का मीनिंग क्या होता है भाई, मैंने गुड्स खरीदी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने वापस कर दी। अब आप स्वेटर वापस करने चले जाओ तो आपके पास स्वेटर्स कम हो जाएंगे ईयर के एंड पे। सिंपल है, जितने स्वेटर खरीदोगे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा,
और जितने उसमें से वापस कर दोगे समझो कम हो जाएगा, आपकी शॉपिंग वैल्यू भी कम हो जाएगी इस साल की और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। अब अगर हम 10,000 की गुड्स विड्रॉ कर ले, अब ये सब सेम चीजें हैं, परचेज रिटर्न से भी गुड्स कम होती हैं, परचेज कम होती है, और आपको पता है अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है Drawings. तब भी परचेज कम होती है ना। तो यहाँ से भी माइनस होंगी और यहाँ से Closing भी। stock. बस उसका नाम ड्राइंग्स है, इफेक्ट सेम है। बताओ ड्राइंग्स किस में से हो रही है? परचेज में से। Purchase. हमेशा हम कैंडी करते थे प्लस में, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेजेस। तो परचेज का कम होना तो पक्की बात है, और जब परचेज कम होगी क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा। ये तो हम ऊपर से देखना, मैं आपको थोड़ा और इजी करता हूँ। ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचता है? बीकॉम में ना एक बहुत बीकॉम क्या सीए की बात कर रहा हूँ मैं, सीए क्लासेस में ना एक बहुत टफ क्वेश्चन होता था, तो उसको समझाना में ना फॉर्मूलाज आते थे, तो फिर मैंने क्लास में ऐसी बात हो रही स्टूडेंट से, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको मैंने फिर एक सिंपल एग्जांपल दी, फिर उसको समझ आई बात। मैं वो एग्जांपल आपके लिए यूज करता हूँ। जैसे हमारे घर में कोई बर्थडे पार्टी हो रही है, 10 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स पड़ी है हमारे पास पहले से, ऐसे कुछ पड़ी हुई है, ठीक है ना। कब की पड़ी है? अभी 2 महीने पहले पार्टी हुई थी, उसमें बच गई थी, पड़ी हुई है। अब क्योंकि आज बर्थडे पार्टी है, गेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने 40 बोटल्स और परचेज कर ली, ठीक है। उसमें से 5 बच गई, ये ओपनिंग स्टॉक था और ये क्या था? परचेज। और ये क्या था? बताओ अभी ये 5 बोटल्स किस में से बचूंगी, इसमें से बचूंगी या इसमें से बचूंगी? 40 में से, क्योंकि बेटा जो पहले वाली है ना 10, अगर आपके घर की एग्जांपल भी हो तो सोचो आप कौन सी वाली पहले चलाओगे? पुरानी वाली. पहले वो यूज करोगे, उनमें से एक आधी ओपन भी होगी, है ना, पहले वो चलाओगे। 40 तो बाद में खुलेगी नई 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 नया बॉक्स। जब पार्टी चलती थी ना, पार्टी में 50 बोतल एक साथ रख देते हैं हम, पहले हम 2 बोतल निकालते हैं और बच्चे लगे रहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने, फिर वो 10 बोतल खत्म हो जाती हैं, फिर खत्म होगी बोतल, फिर कोई इशारा करता है करो ओपन बॉक्स, नया वाला, नया नया बॉक्स भी आया हुआ है 40 का, फिर बॉक्स ओपन होता है। ऐसा कोई पागल नहीं है कि वो 10 बोतल रखी रखेगा चाहे वो एक्सपायर होती जाए और वो नई परचेज में से बांटना शुरू कर देगा। हमेशा जो, इसलिए ओपनिंग को भूल जाओ एक बार के लिए। तुम्हारे पास कितनी ज्यादा बोटल्स बचेंगी इस बात पे डिपेंड है कि तुमने ज्यादा खरीदी कि कम खरीदी। अब देखो, फिर याद आया कि घर में कोई और बंदा भी था जो गलती से 20 बोतल और ले आया था, अब 25 बच गई, लगी तो उतनी ना, जितनी ज्यादा खरीदोगे उतना क्लोजिंग स्टॉक उतना ही बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि ज्यादा खरीदो ज्यादा यूज होगी, परचेज बढ़ी है, सिर्फ परचेज बढ़ने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फ्रेश बचता है, किसमें से? फ्रेश परचेज में से, जो अभी भी खरीदी है उसमें से बचा है, पिछला तो खत्म हो चुका। अगर आज आपके घर में मॉर्निंग में रेफ्रिजरेटर में वेजिटेबल पड़ी थी, बताओ कल रात वाली थी या 10-15 दिन पहले की थी? कल रात वाली, वही बची होगी। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट हम उसी का तो कर रहे हैं जो रात को बच जाता है, इट इज लेटेस्ट में से 2 महीने पहले बची थी एक दिन, उसकी बात थोड़ी हो रही है, तो खाई गई होगी। तो लेटेस्ट परचेज पे फिर देखो, अगर लेटेस्ट परचेज बढ़ रही है क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, परचेज कम हो रही है तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा। अब परचेज पे इफेक्ट और भी चीजों का आता है, परचेज रिटर्न करने से परचेज बढ़ती है कम होती है? कम होती है। ड्राइंग्स होने से, गुड्स की ड्राइंग्स होती है, ओनर को पसंद आ जाता है, घर ले जाता है वो गुड्स, तो परचेज क्या होती है? कम होती है। चैरिटी में देते हो गुड्स, चैरिटी में कम होती है। तो जब भी कुछ ऐसा करोगे गुड्स के साथ, गुड्स क्या होंगी? कम। और जब परचेज कम होगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी पक्का कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अब यहाँ लिखे ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले गया, तो परचेज भी कम होगी और क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा। और हमने 20,000 की गुड्स फ्री में बांट दी, दिमाग खराब हो गया, फ्री में बांट दी, ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है, कई बार कस्टमर जब नहीं आता ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है शॉपकीपर,
वो फिर फ्री में बांट देता है गुड्स, फिर बाद में कस्टमर भी आ जाता है। तो गुड्स खराब हो रही थी, हमने फ्री बांट दी, इसको बोलते हैं फ्री सैंपल। ठीक है ना, चैरिटी, फ्री सैंपल, खुद के घर ले जाओ, ये जो भी कुछ हो रहा है बिजनेस में, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ना। इससे आपकी गुड्स कम हो रही है, परचेज कम हो रही है और क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। अब बोलो रिदम। सर पर भी ऐसा केस भी हो सकता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक पर जैसे ज्यादा हो तो उसमें ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक बचे। वो कोई हिसाब नहीं बेटा, अगर ओपनिंग से क्लोजिंग बचे तो कोई बात नहीं। पॉइंट ये है कि जितना ये बढ़ेगा तो पक्का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। ओपनिंग में से कुछ बचा तो कोई बात नहीं, पर मेन है कि जो अगर तुम ज्यादा खरीदोगे तो बचेगा बचेगा, क्योंकि तुम्हारी सेल तो उतनी है। ये तो लिखा नहीं कि सेल भी बढ़ रही है साथ में, सेल तो उतनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सोल्व करना, प्लस माइनस करके फिर सोल्व करना, फिर आंसर आएगा। न्यूमरेटर जीरो इफेक्ट है इसमें नहीं आ तो रहा है न्यूमरेटर इफेक्ट। ऊपर। हाँ, ऊपर जीरो इफेक्ट है। जब भी परचेज कम होगी तो उसका जीरो इफेक्ट आएगा, या परचेज बढ़ेगी उसका जीरो इफेक्ट आएगा ऊपर। नीचे तो आ रहे हैं ना, नीचे तो क्लोजिंग स्टॉक कम ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है जी, तो 15 मिनट की ब्रेक है अभी, फिर मिलते हैं। थर्सडे की क्लास के लिए मिलेंगे अभी 10 मिनट तक। खाना खा सकते हो, लंच कर सकते हो, लंच ब्रेक है। कोई जाएगा नहीं, मतलब वापस आना है। आज का मैच फिक्स ही है ना। मतलब इंग्लैंड को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना ना, उनको बेचारे और नीचे बैठे हैं, उनको लेके आते हैं। पाकिस्तान की बात करूँ